स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा और उसका भी ये पार्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वाटर रिसोर्स। पानी एक संसाधन है, वाटर एक रिसोर्स है, तो भाई इससे क्या समझते हो आप वाटर रिसोर्स से। द टर्म वाटर रिसोर्स refers to any of the entire range of नेचुरल वाटर्स, यानी कि वाटर रिसोर्स का मतलब क्या है, सारा रेंज पानी का जो कि प्राकृतिक रूप से है, दैट ऑकर ऑन अर्थ, धरती के ऊपर, एंड आर ऑफ पोटेंशियल यूज, और यहाँ पे संभावित इस्तेमाल भी उसका है, किसके लिए, टू लिविंग बींग्स, यानी कि इस्तेमाल करने योग्य है, वो सारा ही क्या कहलाएगा, वाटर रिसोर्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, मतलब 1 का बी पार्ट, गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर यानी जो सतह पे पानी है जो हमें दिखाई देता है, और ग्राउंड वाटर की जिसके लिए हम लोग बोरवेल वगैरह लगाते हैं, कुआं वगैरह खोदते हैं, वो वाला पानी। सरफेस वाटर क्या है, तो वाटर ऑन लैंड इज द रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन और सीपेज फ्रॉम अंडरग्राउंड विच फॉर्म्स स्ट्रीम एंड रिवर्स फ्लोइंग ऑन लैंड एंड फाइनली ज्वाइनिंग द सी। प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश के बहुत सारे फॉर्म हैं, हेल है, स्नो है ना, ये सब के सब। तो या तो जो है वाटर कैसे अवेलेबल है, प्रेसिपिटेशन की वजह से अवेलेबल है, या फिर सीपेज की वजह से, यानी कहीं से रिसता है, टपकता है पानी अंडरग्राउंड से, जो कि क्या बना लेता है, धाराएं बनती हैं, नदियां बनती हैं, फ्लो कर रही हैं ज़मीन के ऊपर, और एट लास्ट फाइनली वो कहाँ जाती हैं, मिलने को समंदर से। तो सारा ही पानी सरफेस का क्या है, ये सारा ही पानी नदी वगैरह से लेके सबका सरफेस वाटर है। वहीं बात करें ग्राउंड वाटर की, तो द वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, जो बारिश हुई, दैट इज फ्रॉम स्नो और फ्लो ऑन द सरफेस। रेन, बारिश या फिर बर्फ से जो प्रेसिपिटेशन से पानी आया वो सरफेस पे जो है कि फ्लो करता है, तो सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट एंड रेस्ट सिंक। कुछ पानी तो भाप भर कर उड़ जाता है, बाकी सब सिंक कर जाता है, रीस जाता है मिट्टी के अंदर। द वाटर विच कलेक्टेड अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड, जमीन की जो सतह है उसके नीचे जो पानी कलेक्ट होता है उसी को कहा जाता है ग्राउंड वाटर। विच रिमेन्स इन द सॉयल, मिट्टी में रहता है, सब सॉयल में या फिर बेडरॉक में रहता है। मोस्ट ऑफ द वाटर अल्टीमेटली रीचेज द सी, ज़्यादातर पानी क्या है ना, अल्टीमेटली समुद्र को पहुंच जाता है। एंड अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम दैट इज सैचुरेटेड, जो एक ठहरा हुआ सैचुरेटेड है विथ वाटर, मतलब ढेर सारा पानी है अंडरग्राउंड स्ट्रीम में, और वो ट्रांसमिट करता है यानी संचारित करता है, उससे हमको पानी मिलता है लगातार, इज नोन एज एक्वीफर। देखो इस तरीके का पानी रीस के नीचे को चला गया, अब यहाँ पे जो है कि ये पानी जमा है हमारा, और ये देखो यहाँ पे एक ट्यूबवेल या फिर हैंडपंप जो भी बोलो, उससे हम लोग पानी निकालते हैं। तो ये जो पानी का पूरा भंडार है ना, इसी को कहते हैं एक्वीफर। ग्राउंड वाटर कंस्टिट्यूट 0.66% ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ। धरती पे जो इस्तेमाल की योग्य पानी है ना, तो उसमें से 0.66% कौन सा पानी है, ग्राउंड वाटर। वॉट इज मीन्ड बाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इससे क्या समझते हो आप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है संचित करना या बचाना, तो यहाँ पे जल संग्रहण भी बोला जाता है इसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज द एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ वाटर। ये किस तरह की गतिविधि है, ये गतिविधि है वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रहण है। क्या करते हैं इसमें, डायरेक्टली हम लोग बारिश के पानी को कलेक्ट करते हैं। द रेन वाटर कलेक्टेड कैन बी स्टोर्ड, उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं फॉर डायरेक्ट यूज, एंड कैन बी रिचार्ज इनटू द ग्राउंड वाटर, या फिर उसको जो है कि रिचार्ज कर दिया जाए ग्राउंड वाटर को। ऐसा देखो इस तरीके से, देखो ये आपका हिमालयाज वगैरह में खतरी कुल कहा जाता था, वेस्टर्न हिमालयाज में बॉलिस या दिगरीस कहा जाता है इनको, गैंगटिक प्लेन में। देख रहे हो इस तरीके का ये वाटर हार्वेस्टिंग है, ये सीढ़ी नुमा बना हुआ है,
अब मौसम आएगा बारिश तो ये पानी इसमें जमा हो जाएगा, और जब मौसम ख़त्म हो जाएगा तो पानी इसी में से इस्तेमाल होगा धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये जो सिस्टम है ना, इसको जोहाट्स कहा जाता है सेंट्रल इंडिया में, कोरम्बू कहा जाता है ईस्टर्न घाट्स के साइड में, और जिंग कहा जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट, मेंशन एनी टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। दो आपको बताने हैं कि जल संग्रहण वाला जो सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर वो। तो इसमें तो एक है आपका कैचमेंट। कैचमेंट कैसा होता है, जैसे कि छत होती है ना, तो छत पे देखो कैसे फैली हुई जगह रहती है, और वो बारिश का पानी अच्छा खासा उसके ऊपर कलेक्ट होता है और वो नालियों से बहता है। तो एक तो कैचमेंट वगैरह उस तरीके का होता है ताकि पानी को कलेक्ट किया जा सके। दूसरा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, छतों पे और फैले इलाकों पे जो पानी होता है, रूफ टॉप पे जो पानी आता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको जो है किसी टैंक वगैरह में स्टोर किया जाता है, या अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के टाइम काम आता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे चेक डैम है। चेक डैम होता क्या है ना, छोटा बांध होता है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है कोई वो पानी स्ट्रीम वगैरह, धारा वगैरह के पास में, ताकि क्या किया जा सके, उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है फ्लो की, उसको रोका जा सके। तो चेक डैम्स भी बनाया जाता है, ये भी एक तरह का हार्वेस्टिंग मेथड है। गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके लिए आपको एक ज्योग्राफिकल रीजन देना है, और वो रीजन क्या है पहले देखते हैं कि नीड टू अडॉप्ट डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन से समझते हैं क्या हो, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। हिंदी में कहें तो सिंचाई का मतलब क्या है अब भाई, मतलब पेड़ों को पानी देना है, आप फसलों को पानी देना, क्रॉप्स वगैरह को। तो हम लोगों को अलग अलग अपनाना पड़ेगा, अलग अलग तरीके इरिगेशन के यानी सिंचाई के। वी नीड टू अडॉप्ट डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फॉर सस्टेन्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड अराउंड डेवलपमेंट। हम लोगों को क्यों ज़रूरत है कि अलग अलग तरीके अपनाएं? ऐसा इसलिए ज़रूरत है ताकि निरंतर, लगातार, बराबर क्या होता रहे, सस्टेन्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता रहे लगातार, ठीक है, बराबर, एंड अराउंड डेवलपमेंट, और विकास भी साथ साथ होता रहे चारों तरफ उसके इर्द गिर्द। नेक्स्ट है नीड फॉर कंजर्विंग वाटर। क्या ज़रूरत है कि पानी को हम लोग कंजर्व करें? द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ऑफन रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। अब जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने एक्वीफर देखा था, ये ज़मीन की सतह है और ये दूसरी सतह है, इसके बीच में ये हमारा एक्वीफर था, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अगर आप पानी इस्तेमाल करते हो, है ना, पानी यहाँ से ऊपर जा रहा है, हैंडपंप वगैरह, बोरवेल वगैरह कुछ लगाया आपने, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है यूजिंग अनफेयरली, अंधाधुन इस्तेमाल करना। तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से अंडरग्राउंड वाटर जो है क्या होता है, वाटर टेबल उसका कम हो जाता है। एक तो ये वजह है। वाटर इज़ बेसिक इनपुट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो पानी है। इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, अगर पानी की कमी होगी, फूड प्रोडक्शन विल फॉल लीडिंग टू स्कार्सिटी ऑफ इसेंशियल प्रोडक्ट। खाना पीना जो अनाज है उसका प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा, और उसकी वजह से स्कार्सिटी यानी कमी हो जाएगी इसेंशियल जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उनकी। टू सेव द फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम वाटर क्राइसिस। और कंजर्व करने की और भी क्यों ज़रूरत है, ताकि हम अपने भविष्य के जनरेशन के लिए, आने वाले बाल बच्चों के लिए भी भाई पानी की दिक्कत का उनको ना सामना करना पड़ सके। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पानी को कंजर्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर क्राइसिस इन इंडिया। वाटर क्राइसिस यानी जो पानी की कमी है हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंसान है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी बढ़ती जा रही है। इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इरिगेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से द डिमांड फॉर वाटर है राइजन। भाई हर जगह सिंचाई वगैरह हो रही है, इंडस्ट्रीज में तो एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है पानी को, और खूब सारा पानी बर्बाद किया जाता है। तो डिमांड वाटर की बढ़ती जा रही है। दिस हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री।
देश के बहुत सारे हिस्सों में कमी आ गई है ग्राउंड वाटर के लेवल में, यानी उसके स्तर में, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में, देश के अपने। नेक्स्ट है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है? सिंचाई भाई। तो इरिगेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांट। इरिगेशन का मतलब क्या है? सिंचाई का मतलब ये वो तरीका है पानी देने का एग्रीकल्चरल प्लांट को, खेती बाड़ी वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको, थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स, यानी कि कृत्रिम रूप से, कुओं से, टंकियों से, ट्यूबवेल वगैरह लगा के, या नहरों से, एटसेट्रा। वॉट इज मीन्ड बाय द टर्म वाटर स्कार्सिटी। अब देखो, अब यहां पे आपको बताना है कि वाटर स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि लैक ऑफ सेफ वाटर सप्लाई या फिर डिफिशियंसी, है ना। यानी कि सेफ वाटर मतलब ना मिलना, दैट इज कॉल्ड वाटर स्कार्सिटी। व्हाट हैज कॉज्ड दिस स्कार्सिटी इन इंडिया। और ये जो वाटर स्कार्सिटी है तो किस कारण से हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। पहले तो देखो मीनिंग है कि स्कार्सिटी का मतलब क्या है। इज बेसिकली डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग स्कार्स। बुनियादी तौर पे इसका मतलब क्या है? इन स्टेट ऑफ बीइंग स्कार्स, यानी कि कम होना, या फिर इन शॉर्ट सप्लाई, कम सप्लाई होना, या फिर कमी होना। सो वाटर स्कार्सिटी सिग्निफाइज दिस शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्या सिग्निफाई करता है ये सिग्निफाई करता है शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी, एन इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर। कि जो डिमांड है जितना पानी का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, एक इम्बैलेंस है। ऑल्सो गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, है ना, या इट मीन्स पोर्टेबल वाटर। यानी कि देखो पानी तो ऐसा नहीं, समुंदर में अगर आप जाओ तो वाटर वाटर एवरीवेयर, है ना पोयम, बट नो वाटर टू ड्रिंक। तो वही वाली बात बोल रहा है कि ऐसा पानी का कमी जो कि मतलब अच्छी क्वालिटी का हो, यानी कि यूजेबल वाटर के सप्लाई की कमी उसको। वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया इज ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कॉजेज। अब हिंदुस्तान में दोनों वजह से, एक तो प्राकृतिक वजह से है नेचुरल, और इंसानों की वजह से भी है। द मेन फैक्टर दैट इज कंट्रीब्यूटेड टू वाटर इश्यूज इंक्लूड पुअर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये बिल्कुल सही बात है कि जो मेन इसके अंदर जो फैक्टर है ना वाटर के मुद्दों के लिए, ये सबसे बड़ा इसमें है पुअर मैनेजमेंट रिसोर्सेज का, संसाधनों का ना बुरी तरीके से इस्तेमाल, एकदम बेकार तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन, गवर्नमेंट भी कहाँ ध्यान देती है। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे हमेशा पानी गिरता रहता है स्टेशन पे। एंड मैन मेड वेस्ट, और इंसान जो है कूड़ा करकट वगैरह जो पैदा करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जिम्मेदार हैं वाटर स्कैर्सिटी के लिए। नेक्स्ट है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या समझते हो आप इससे? कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल का मतलब होता है ना पारंपरिक, है ना, परंपरागत जो चला आ रहा है। तो वो परंपरागत जो चला आ रहा है मेथड इरिगेशन का, यानी सिंचाई का तरीका क्या है वो, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस यानी कि नदियों झीलों वाला पानी, एंड ग्राउंड वाटर जो आपका नीचे है ज़मीन के सतह के, रिलीफ सॉयल एंड क्लाइमेट कंडीशन, डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर यूटिलाइज्ड इन इंडिया। अब जिस तरह की मिट्टी होगी, जिस तरह का जो है ऊंची जगह पे है या फिर नीची जगह पे खेत वगैरह है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं। आसपास नदी है कि नहीं, नहर है कि नहीं, और किस तरह से जो है कि ग्राउंड वाटर जो है कि अवेलेबल हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो इसकी वजह से अलग अलग तरह का सिंचाई का तरीका अपनाया जाता है। द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन इंक्लूड, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है आपका परंपरागत तरीका जो है सिंचाई का, उसमें पहला है कि टैंक वगैरह का इस्तेमाल करना, इन्यूडेशन कैनाल का इस्तेमाल करना। अब ये इन्यूडेशन कैनाल क्या है? ये वो नहरें होती हैं जो नदी से निकली हुई रहती हैं, है ना, नदी से जो है कि नहर निकली होती है, नदी से पानी सप्लाई होता है नहरों में। एंड वेल्स, कुओं का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल इन द क्रिस्टलाइन सॉयल एरियाज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, टैंक्स फॉर्म द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब जो क्रिस्टलाइन सॉयल एरियाज हैं वहाँ पे क्या है? टैंक्स, यानी कि बड़ा बड़ा जो है कि
सरोवर वगैरह टाइप का टैंक बना दिया जाता है, पानी उसी में कलेक्टेड रहता है, फिर उसी पानी को इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए। वेयर एज द एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द गैंगेटिक एंड कोस्टल प्लेन्स होगा, यहाँ पे आई होगा, प्लेन्स आर बेस्ट सुटेड फॉर कैनाल एंड वेल इरिगेशन। अब ये जो गंगा वाला प्लेन है ना और कोस्टल वाला तटीय वाला इलाका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्या है, कैनाल्स है और जो है कुओं से इरिगेट करना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एनी टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब दो पारंपरिक जो तरीके हैं इरिगेशन के वो आपको बताने हैं। मॉडर्न इरिगेशन मेथड विच आर हाईली साइंटिफिक। मॉडर्न वाले में तो देखोगे कि आप ज़्यादा जो है आधुनिक तरीके, साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं इरिगेशन के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट वंस इसमें से हम लोग देखते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे ना ये सारे के सारे साइंटिफिक मेथड हैं और ये सब के सब मॉडर्न मेथड हैं। तो यहाँ पे कन्वेंशनल पूछा है तो हम लोग परंपरागत देखते हैं। तो यहीं पे इसका आंसर देख लेते हैं, टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन का। तो दो कन्वेंशनल मेथड जो इरिगेशन के हैं, एक आपका कुआं है और दूसरा आपका टैंक्स वगैरह बनाए जाते थे, यही परंपरागत तरीका है। बाकी ये नीचे वाला ये आपको नहीं लिखना है, ये मॉडर्न वाले में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग, डी वाला कि गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ज्योग्राफिकल रीजन बताना है हर एक के लिए। इन्यूडेशन कैनाल्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू पेरेनियल कैनाल्स। अब ये जो इन्यूडेशन कैनाल्स हैं, हमने आपको पहले भी बताया कि ये वो नहरें होती हैं जो लिंक रहती हैं बड़ी बड़ी नदियों के साथ। अब इनको ना पेरेनियल कैनाल्स बनाया जा रहा है। अब ये पेरेनियल कैनाल क्या होता है? पेरेनियल कैनाल का मतलब होता है कि ऐसी नहर जो कि जिसमें हमेशा पूरे साल पानी बह रहा हो। इन्यूडेशन कैनाल आर बीइंग कन्वर्टेड टू पेरेनियल कैनाल बिकॉज, तो क्यों जो है नहरों को जो है इन्यूडेशन कैनाल्स को पेरेनियल कैनाल में कन्वर्ट किया जा रहा है? Inundation canals are taken from river without any regulating system like weirs their head, while perennial canals have water in them throughout the year. तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो इन्यूडेशन कैनाल्स होती हैं ना, ये मेड़ वगैरह टाइप का बना के जो है बिना किसी रेगुलेटिंग सिस्टम के पानी लिया जाता है, किससे? नदी से कनेक्ट करके। जबकि पेरेनियल कैनाल्स क्या होती हैं, जिनमें हमेशा पानी रहता है पूरे साल, तो उनमें पानी किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसको रेगुलेट किया जाता है ना, निरंतर उसके अंदर पानी छोड़ा जाता है। इन्यूडेशन कैनाल्स आर फ्लड वाटर। मेनली जो इन्यूडेशन कैनाल्स होती हैं ना, ये क्या होती है? फ्लड वाटर होती है ना, फ्लड वाटर कैनाल। एंड हैव वाटर इन देम ओनली व्हेन द रिवर इज फ्लडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड आर सोलली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर इट्स सप्लाई, व्हाइल पेरेनियल कैनाल हैव वाटर इन देम ऑल द ईयर अराउंड। अब जैसे कोई नदी है, यहाँ पे देख लो, अब ये नदी है और ये नदी की जो है गहराई है मान लो, ठीक। तो करते क्या है ना इसमें कि ये पानी है आपका, इसमें ये नदी के अंदर पानी है। तो ये जो इन्यूडेशन कैनाल्स होते हैं ना, बस ये यहाँ से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब कनेक्टेड रहते हैं ऊपरी सतह के साथ। किसके साथ? ऊपरी सतह के साथ। तो पानी जब इसमें ओवर हो जाता है या फ्लड हो जाता है, इसके अंदर ज़्यादा पानी आ जाता है, तो पानी नदी से गुजर के किस में से जाता है? इन्यूडेशन कैनाल्स में से जाता है। अब इन्हीं इन्यूडेशन कैनाल्स को, और इसमें कोई सिस्टमैटिक वे तो है नहीं, ऐसा कब होगा? जब बारिश होगी तभी होगा। तो अब इन्यूडेशन कैनाल्स को क्या किया जा रहा है? इनकी खुदाई की जा रही है और इनको प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया जा रहा है, दरवाजे वगैरह लगा के, यहाँ पे डोर्स वगैरह, कि ये परमानेंटली पानी दे सके, है ना, ताकि ये कनेक्ट हो जाए किससे? रिवर से अच्छे तरीके से, और सिर्फ मौसम पे डिपेंड ना रहे, बल्कि जब जरूरत हो पानी छोड़ा जा सके। मोस्टली इनमें जो है पूरे साल पानी रहता है। दीज कैनाल्स ड्राई अप इन ड्रॉट। सूखे में जो इन्यूडेशन कैनाल्स वगैरह है ना, वो बिल्कुल ये सूख जाते हैं, ये भी गर्मियों के मौसम में। इन्यूडेशन कैनाल्स आर नॉट lined unlike perennial canals and the water in them seeps through into the surrounding area leading to the formation of swamps. ये भी बहुत मायने रखने वाली बात है
कि इसमें होता क्या है ना, ये ऐसे इन्यूडेशन कैनाल्स आपने बना दिया और ये मिट्टी को खन के बनाया गया, तो जब इसमें से वाटर क्रॉस करता है तो आसपास की मिट्टी गीली हो जाती है और पानी सीप करके नीचे जाने लगता है और दलदली भी हो जाता है। जबकि ये वाली जो नहर है इसको पक्का पूरा जो है कि मरम्मत करके एकदम बनाया जाता है, सीढ़ियां वगैरह भी इसमें जगह जगह पे बनाई जाती हैं। सिंस इन्यूडेशन कैनाल हैव नो रेगुलेटिव सिस्टम एट द हेड, अब यहाँ पे बताया जैसा कि इन्यूडेशन वाले में कोई सिस्टम तो होता नहीं है रेगुलेट करने का कि हाँ अब पानी जाएगा तब पानी जाएगा, बारिश हुई तो भर गया भाई पानी आ गया, नहीं तो नहीं आया। दे कैन नॉट बी यूज टू इरीगेट एरियाज एट हायर लेवल, अब इनका इस्तेमाल हायर लेवल पे नहीं हो सकता है कि वहां पे पानी पहुंचाया जा सके, अनलाइक पेरेनियल कैनाल। जबकि पेरेनियल कैनाल में क्या होता है, एकदम बिल्कुल पानी, एक तो ये थोड़ा सा डीप भी होता है तो इससे जो है कि दूर तक स्पीडीली इसके अंदर पानी मूव करता है और दूर तक इसको लेके जाया जा सकता है, अप टू सर्टेन हाइट तक भी पानी पहुंच जाता है ना। एरियाज जो हायर लेवल पे हैं उसको भी इससे पानी मिल जाता है। टैंक इरिगेशन इज प्रेफर्ड ओवर द अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन इन पेनिनसुलर इंडिया। तो भाई टैंक इरिगेशन, ये टैंक से जो सिंचाई होती है उसी को ही तरजीह दी जाती है ना। ओवर द अदर मीन्स दूसरे और तरीके को तरजीह उतनी नहीं दी जाती जितनी टैंक इरिगेशन को दी जाती है पेनिनसुलर इंडिया में। तो ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या वो रीजंस हैं? इन द अनइवन रॉकी प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, अनइवन उबड़ खाबड़ जो पथरीले आपका पठार है, प्लेट्यू है पेनिनसुलर इंडिया का, वेयर रेनफॉल इज हाईली सीजनल, बारिश क्या होती है, बिल्कुल सीजनल होती है, मौसमी होती है, मौसम हुआ तो बारिश हुई पानी आया। इसीलिए वहां पे टैंक इरिगेशन यूजफुल होता है कि बड़े बड़े टैंक वगैरह बना दिया आपने और उसमें बारिश का पानी जमा है और वो बाकी मौसम में भी इस्तेमाल हो जाएगा। इन द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ इंडियन प्लेट्यू, अब इंडियन प्लेट्यू जो फैला हुआ है तो ड्यू टू हार्ड रॉकी टेरेन, पथरीली जमीनों की वजह से वेल्स एंड कैनाल्स आर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, कुआं खोद पाना, नहरें बना पाना ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए टैंक इरिगेशन जो है इसमें फीजिबल रहता है। फीजिबल का मतलब होता है संभव होना। टैंक इरिगेशन इज हाईली सिग्निफिकेंट इन स्टोरिंग अबंडेंट रेन वाटर दैट वुड अदरवाइज फ्लो आउट एंड गो वेस्ट। टैंक इरिगेशन जो है कि इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है स्टोर करने में वाटर, वो भी ढेर सारा बारिश का पानी जो कि क्या कर जाएगा, अदरवाइज फ्लो कर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो टैंक इरिगेशन में होता क्या है कि बड़ा सा खूब टैंक बना दिया और जैसे पॉन्ड वगैरह होता है, तालाब वगैरह, उसी को वैसा ही एकदम बिल्कुल टैंक होता है आपका। तो उसके अंदर बारिश का पानी चारों तरफ से आ रहा है और जमा हुआ है तो बर्बाद होने से बच जाता है और फिर उसको इस्तेमाल में भी लाया जाता है डायरेक्टली। ग्राउंड वाटर रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग एट अ फास्ट रेट, अब ये जो ज़मीन के नीचे पानी है, ग्राउंड वाटर है, ये डिप्लीट हो रहा है यानी कम हो रहा है एक फास्ट रेट के साथ, यानी कि तेजी के साथ। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, भाई आबादी बढ़ती जा रही है। पीने से दिक्कत नहीं है, पीने के अलावा जो एक्टिविटीज़ है ना उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से जो है पानी, ग्राउंड वाटर बर्बाद हो रहा है। इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिंचाई वगैरह बढ़ रही है भाई, और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है पानी को। द डिमांड फॉर वाटर हैज़ राइजन, तो डिमांड बढ़ता जा रहा है पानी का, और इसी की वजह से दिस हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी देखोगे ना कि शहरों में मोस्टली क्या होता है ना, हर किसी के घर में समरसेबल लगा हुआ रहता है ना, और समरसेबल क्या करता है, हाई रेट के साथ जो है कि पानी जो है अंडरग्राउंड से ऊपर की तरफ जो है देता है, आपको प्रोवाइड करता है। तो स्विमिंग पूल्स वगैरह बना रहे हैं लोग, जगह जगह पे वाटर पार्क वगैरह बन रहा है, तो ये सब क्या है, पानी की बर्बादी ही है। स्टेट एनी टू ड्रॉबैक ऑफ कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, अब यहाँ पे दो ड्रॉबैक यानी खामियां बतानी है पारंपरिक जो तरीका है सिंचाई का उसमें। तो इसमें जो है कि बहुत सारी बाधाएं हैं। द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट लीडिंग टू इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, जो बहुत सारी बाधाएं हैं जिसकी वजह से इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। एक होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी अच्छे तरीके से इस्तेमाल, तो यहाँ पे बेकार तरीके से इस्तेमाल होता है पानी। और वो क्या बाधाएं हैं देखते हैं। सबसे पहला है कि इन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज।
तो जो पारंपरिक सिस्टम होता है सिंचाई का, उसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी पानी की उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्रॉप्स आर यूजुअली सब्जेक्टेड टू साइक्लिक चेंजेस ऑफ फ्लडिंग एंड वाटर स्ट्रेस सिचुएशन। अब जो फसल वगैरह होती है तो वो साइक्लिक चेंजेस में जाती है, और साइक्लिक चेंजेस यानी कि कभी बाढ़ आ जाता है, कभी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसी सिचुएशंस रहती हैं, और कभी सूखा रहता है। तो बाई प्रोवाइडिंग हैवी इरिगेशन एट वन टाइम एंड लिविंग द फील्ड टू ड्राई अप फॉर अबाउट 10 to 15 डेज, करते क्या है, ढेर सारा पानी डाल दिया। जब पानी वगैरह बहुत ज़्यादा अवेलेबल हुआ, ऐसे तो ड्राई है, पानी अवेलेबल हुआ, एक ही बार में ढेर सारा पानी डाल दिया। अब 10-15 दिन तक वही पानी उसी में पड़ा रहता है, धीरे धीरे सिप करता है। द मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप्स देयर फोर कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जो नमी है जो अवेलेबल है उनके लिए, वो जो है क्या करती है, बदलती रहती है। और इसकी वजह से होता क्या है कि दिस रिजल्ट इन पुअर यील्ड इन द क्रॉप्स। तो इसके लिए जो फसल होती है वो अच्छी नहीं हो पाती। देखो अब बायो पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा, टर्जिडिटी वगैरह तुम पढ़ोगे, है ना। कभी देखोगे कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो क्या करती हैं, श्रिंक कर जाती हैं पत्तियाँ, और कभी कम पानी हुआ तो भी जो है सिकुड़ती हैं। तो होता क्या है कि इसकी वजह से ना उनकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि एकदम बिल्कुल पानी डाल के छोड़ दिया जाता है। द फील्ड सिचुएटेड इन लो एरियाज ऑलवेज गेट एक्सेस वाटर कॉजिंग प्रोलॉन्ग वाटर लॉगिंग। जो फील्ड वगैरह यानी कि जो खेत वगैरह निचले सतह पे होते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड जिनका नीचे की तरफ होता है, तो उनको ढेर सारा पानी मिल जाता है और पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। दस क्रॉप्स आर सब्जेक्टेड टू वाटर लॉगिंग रिजल्टिंग इन पुअर यील्ड। तो ऐसे में जिसकी ज़मीन थोड़ी ऊंची है उसके खेत में पानी नहीं लग रहा, लेकिन जिसकी ज़मीन नीचे इस स्तर पे है उसके में ढेर सारा पानी जमा होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि फिर से जो है कि फसल अच्छी नहीं होगी। In the fields, about 10 to 15% of land is utilized for preparing channels and distribution, which decreases effective area of cultivation. अब चैनल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है 10 से 15% हिस्सा ज़मीन का, जो कि जो है इफेक्टिव एरिया कल्टीवेशन का आपका ख़राब कर देता है ना। उतना एरिया क्या कर ले रहे हो आप, चैनल्स बनाने में लगा दे रहे हो। Extensive areas of land in the arid and semi-arid region of India have gone out of cultivation due to accumulation of salt. Extensive areas का मतलब होता है फैला हुआ बड़ा इलाका ज़मीन का, है ना। एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, सूखे में, और यहाँ पे आधा सूखा रीजन्स वगैरह होते हैं इंडिया के, वहाँ पे अब कल्टीवेशन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेशन यानी जमा हो गया है नमक। एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ज़्यादा इरिगेशन, सिंचाई, एंड पुअर वाटर मैनेजमेंट, और बेकार पानी की व्यवस्था, ये सब मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का। एंड ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट, और इससे धीरे धीरे जो है ना कि एक्सेसिव सॉल्ट वहाँ पे जमा हो गया। प्रोग्रेसिव बिल्डअप ऑफ सॉइल सैलिनिटी हैज़ मेड द सॉइल अनसुटेबल फॉर कल्टिवेशन। और यहाँ पे जो सॉइल की सैलिनिटी वगैरह धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो उसने क्या कर दिया, मिट्टी की उपजता को जो है ख़राब कर दिया है। तो इसीलिए ये एरियाज़ कहाँ चले गए हैं भाई, अब इन पे कोई खेती वगैरह नहीं हो रही है। गिव टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल इरिगेशन। अब ये जो आपको कुएं से सिंचाई होती है, इसका 2 फायदा बताना है, 2 नुकसान बताना है। एडवांटेजेस यानी फ़ायदा क्या है कि वेल्स कैन बी डग एट अ वेरी लो कॉस्ट रेट। बहुत कम कीमत पे आप कुआं वगैरह खनवा सकते हो। वेल विद इन द मीन्स ऑफ पुअर फार्मर्स, गरीब किसान है भाई, देख ही रहे हो अपना दिहाड़ी वाला इधर हमारे इलाके में जो मजदूरी है वो 350 है, कहीं कोई 300 में भी तैयार हो जाता है, 300 से 350। वाटर कैन बी लिफ्टेड इवन फ्रॉम ग्रेट डेप्थ, पानी को उठाया जा सकता है ग्रेट डेप्थ से, है ना। बाई यूज़ ऑफ द पंप एंड ट्यूबवेल वगैरह, पंप वगैरह लगा लिया और उससे जो है पाइप डाल दी कुएं के अंदर और पानी आप निकाल सकते हो, है ना। अच्छा खासा डेप्थ तक से पानी निकल रहा। डिसएडवांटेज क्या है कि वेल डिपेंड्स ऑन अंडरग्राउंड वाटर। ये जो कुआं होता है, तो कुएं में होता क्या है कि ये पानी जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्राउंड वाटर के ऊपर। धीरे धीरे जो लेवल होती है ना कम होती जाती है। हुज डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, हर जगह पे ज़रूरी नहीं है। कहीं पे आप देखोगे कि 15-20 फीट पे ही पानी मिल जाएगा, कहीं पे 60-70 फीट पे भी पानी नहीं मिलता।
वहाँ 150-200 फीट तक जो है बोरिंग की जाती है नीचे, तो ये मुश्किल पैदा होती है कुएं में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग वेल्स और बोर ट्यूबवेल इन द हिली रीजन ऑफ नॉर्थ एंड स्टोनी एरिया ऑफ पेनिनसुला। जो पथरीला इलाका है पेनिनसुलर इंडिया का, और जो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पे मुश्किल है कुआं वगैरह खोद पाना, क्योंकि वहाँ पे जो है ना ज़मीन काफ़ी पथरीली है। नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर वेल इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड। अरे भाई, कुएं से सिंचाई वाले 2 क्षेत्र बताओ। बहुत सारे हैं, अपना यूपी बिहार ही है। द एरियाज वेयर वेल इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड, तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश है और बिहार है, गोवा, पंजाब, हरियाणा भी है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र भी है। पहले क्या होता था ना, हर दूसरे घर में कुआं होता था, तो अब तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि कुआं ख़त्म हो गया है, और जिनके घर में था भी तो उन लोगों ने जो है ढकवा दिया। अभी भी कहीं कहीं मिलता है, और उसके आसपास नीम के पेड़ भी मिलते हैं। एमपी में भी इस्तेमाल होता है, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी और तमिलनाडु में भी। गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन। ट्यूबवेल समझते हो ना, ट्यूबवेल वो जो समरसेबल वगैरह टाइप का लगाया जाता है, ट्यूबवेल मशीनरी जिससे कि पानी निकाला जाता है। तो ट्यूबवेल इरिगेशन का क्या है एडवांटेज, कि ये एक छोटा सा जगह लेता है। वाटर डज नॉट गेट पॉल्यूटेड, पानी इसमें जो है दूषित नहीं होता है। ट्यूबवेल्स आर पेरेनियल, यानी कि पूरे साल तक के लिए होते हैं, हमेशा के लिए। ट्यूबवेल इरिगेट्स 400 हेक्टेयर मीन्स लार्ज एरिया, है ना, ये लाइन इसकी है। तो ट्यूबवेल जो है कि मतलब बड़े पैमाने पे बड़ा एरिया क्या कर सकते हैं, वो आपका सिंचाई कर सकते हैं बड़े एरिया का। नो मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ वाटर, और इसके लिए कोई जो है श्रम की ज़रूरत नहीं है, मजदूर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है पानी को निकालने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई ट्यूबवेल बहुत महंगा होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होने लगता है, क्योंकि ऊपर अगर आप ग्राउंड वाटर निकाल के फैला दिए बड़े पैमाने पे, तो वो तो इवेपोरेट हो रहा है ना, और सिंक कर रहा है कम, तो वो ग्राउंड वाटर में ये का जो टेबल है, तो टेबल या कह सकते हो जो लेवल है वो कम होता जाएगा। पावर इज नीडेड टू ड्रॉ वाटर, भाई बिजली बड़ी जरूरी है इसके लिए अच्छा खासा। इट इरिगेट पर्टिकुलर एरिया, और जहाँ पे लगा है वहीं के आसपास के एरिया को ये इरिगेट करेगा, और ये वाटर टेबल को कम कर देता है। मेन ये दोनों तो एक ही जैसा पॉइंट हो गया। द रीजन मस्ट बी फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव सो दैट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्यूबवेल इज जस्टिफाइड। जो जगह है ना वो उपजाऊ होनी चाहिए और अच्छी खासी प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ताकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत सारा पैसा लगा के ट्यूबवेल लगवा दिए, पता चल रहा फसल ही इतनी नहीं हो रही है कि कोई फ़ायदा हो पाए, ऊपर से बिजली बिल का खर्चा और जो है उसको लगवाने का खर्चा अलग ही आप उठा नहीं पा रहे हो। तो ये ऐसी जगह पे अच्छा है जहाँ पे ज़मीन वगैरह काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो, फर्टाइल हो और पानी की ज़रूरत हो, तो वहाँ के लिए ये बढ़िया होता है। गिव अ जोग्राफिकल रीज़न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बताना है जोग्राफिकल रीज़न क्या है कि वेल इरिगेशन इज कन्फाइंड मेनली टू द अलूवियल प्लेन। अब ये जो अलूवियल प्लेन है यानी जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान है, वहाँ पे ये जो सिंचाई है कुएं से वहीं तक सीमित है। क्यों ऐसा है? तो वेल इरिगेशन इज कन्फाइंड मेनली टू द अलूवियल प्लेन्स वेयर ओइंग टू द सॉफ्ट नेचर ऑफ सॉइल, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी कैसा है, सॉफ्ट है। वेल्स कैन ईजिली बी डग एंड द यील्ड ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द लैंड आफ्टर इरिगेशन इज कंसिडरेबली हाई। वहाँ पे कुएं जो होते हैं ना आसानी से खोदे जा सकते हैं, और जो क्रॉप्स का यील्ड है यानी जो प्रोडक्शन है सिंचाई के बाद वो अच्छा खासा होता है। वेल्स आर डग इन द मिडिल ऑफ द एरिया टू बी इरीगेटेड एट अ प्लेस विच इज़ रिलेटिवली एट अ हाई लेवल। कुआं कहाँ बनाया जाता है? मिडिल में एरिया के जहाँ पे की सिंचाई करनी है, जो कि रिलेटिवली थोड़ा सा ऊंची जगह पे होता है। द प्रेजेंस ऑफ पेरिनियल लीवर इंश्योर द वाटर टेबल इज रिचार्ज। और जो पेरिनियल लीवर हैं यानी पूरे साल जिन नदियों में पानी रहता है उनके आसपास का रहना, यानी नदियाँ अगर वैसी आसपास है तो इससे ये रहता है कि हाँ भाई वाटर टेबल हमारा रिचार्ज होता रहेगा। तो आप कुएं से पानी विड्रॉ करते रहो, वाटर टेबल रिचार्ज रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी ये जो कुएं का जो लेवल है वो नीचे नहीं जाएगा। इन तमिलनाडु नियरली 1/3 ऑफ द नेट इरीगेटेड एरिया इज अंडर कैनाल इरीगेशन। तमिलनाडु में 1/3 हिस्सा पूरा सिंचाई वाला किसके अंडर में है? वो अंडर में है कैनाल इरीगेशन के, यानी नहरों से सिंचाई की जाती है।
मेजर पार्ट ऑफ तमिलनाडु enjoy रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन while समर रिमेन्स ड्राई। तो बड़ा हिस्सा जो तमिलनाडु का है उसको बारिश मिलता है विंटर सीजन में, जबकि समर में क्या होता है वो जगह सूख जाती है। दस इरीगेशन इज नीडेड इन समर, गर्मी में भी तो भाई सिंचाई की ज़रूरत है। टू मेक अप द लैक ऑफ रेनफॉल, यानी कि जो बारिश की से कमी हुई है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो कैनाल इरीगेशन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, है ना। तो ये जो नहरों वाला सिंचाई है, नहरों से सिंचाई की जाती है, तो वो इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला देता है तमिलनाडु वालों को कि गर्मी के मौसम में भी इरिगेशन पॉसिबल हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, देखो पाइप लगा दी गई है ना, पाइप कहीं दूर से चली आ रही है और ये मान लो ये आपका मिट्टी है ना, ये मिट्टी है, पाइप पतली सी होगी और उसके अंदर क्या होगा, छेद होगा और ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरेगा और यहीं पे आप जो है वो सीडलिंग वगैरह या प्लांट वगैरह लगा देते हो, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे छेद बिल्कुल वहीं किया जाता है या फिर पौधा वहीं लगाया जाता है जहाँ से इस पाइप से पानी टपक रहा होता है, तो इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर, क्या है यहाँ पे, लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन बिकॉज इट सप्लाइज द वाटर टू द रूट ऑफ द प्लांट स्लोली थ्रू पाइप वेल्व्स एंड ट्यूबिंग। देख रहे हो इस तरह के मेथड से पाइप वगैरह लगा के क्या किया जा रहा है, बिल्कुल जहां पे इसकी जड़ें हैं बिल्कुल वहीं पे पानी दिया जा रहा है। ऐसे क्या होता था, ऐसे इरिगेशन में कन्वेंशनल मेथड में पूरा का पूरा पानी डाल के इसको एकदम पूरा डुबा दिया जाता था, तो वो नहीं होता। इससे सिर्फ उनके जड़ों को पानी मिलता है और स्लोली मिलता रहता है, जिससे उनका मॉइस्चर वगैरह रहता है ना वो मेंटेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए पार्ट में कि नेम द टू टाइप्स ऑफ कैनाल। दो तरह की नहरें बतानी है आपको। नेम टू स्टेट्स वेयर पेरेनियल कैनाल्स आर वाइडली यूज्ड, और आपको यहाँ पे बताना है दो स्टेट्स जहाँ पे इन नहरों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहला है आपका इन्यूडेशन कैनाल, ठीक, और दूसरा है आपका टाइप पेरेनियल कैनाल। पेरेनियल कैनाल में हमेशा पानी होता है और इन्यूडेशन कैनाल में जब उफान पे आती हैं नदियाँ, ओवरफ्लड होता है, तब जो है इनमें पानी आता है। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल ये दो आपके ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पेरेनियल कैनाल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी वाला, हाउ आर द फील्ड्स इरिगेटेड यूजिंग द पर्सियन व्हील मेथड। अब ये पर्सियन व्हील मेथड से कैसे जो है सिंचाई होती है, तो fields are irrigated using the Persian wheel method by a partly submerged vertical wheel with buckets attached to the rim। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि इस रिम के ऊपर क्या लगा हुआ है, जगह जगह पे बाल्टियाँ लगी हुई हैं, बकेट्स अटैच्ड हैं, है ना, और आधा पार्ट देखो इसका सबमर्ज है नीचे। एज द व्हील इज टर्न्ड बाई ड्रॉट एनिमल्स रोटेटिंग अ गियर्ड हॉरिजॉन्टल व्हील। अब यहाँ पे the buckets are filled and emptied into a trough above। देखो ये है क्या, आधा सबमर्ज है। अब यहाँ पे ड्रॉट एनिमल किसको कहते हैं, ड्रॉट एनिमल उनको कहते हैं जो कि भार वगैरह ढोने वाले जानवर होते हैं वो। तो ये जब हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे चलाते हैं ना, यहाँ पे ये लगा हुआ है तो इसको ये कनेक्टेड है इससे, तो जब ये इसको यहाँ घुमाते हैं ये रोटेट करता है, तो नीचे से ये पानी भरता है और ऊपर से पानी पलट देता है और यहाँ पे एक ट्रफ रखा रहता है, उसी ट्रफ में पूरा पानी गिर के आगे को जाता है। तो विच कैरीज द वाटर टू द क्रॉप सोन फील्ड, तो जहाँ पे बोआई की गई है वहाँ पे ये पानी फिर कैरी होता है। तो यही आपका पर्सियन व्हील मेथड है। इसको रहट भी बोलते हैं। तो अब तो मशीन से रहट चलता था बाद में, रहट का तो मामला ही अब पूरा ख़त्म कर दिया गया, वरना पहले जो है ना अब बिजली वगैरह नहीं थी तो रहट को जो है ऐसे ही जानवरों से चलाया जाता था। नेक्स्ट है कि नेम टू स्टेट्स इन विच ट्यूबवेल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। दो ऐसे राज्य बताने हैं जहाँ पे कि ट्यूबवेल को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पे। उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो स्टेट हैं आपके। नेक्स्ट है कि स्टेट वाइड ट्यूबवेल इरिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन पंजाब। पंजाब में जो ट्यूबवेल का इरिगेशन, ट्यूबवेल से सिंचाई है वो क्यों ज़रूरी है, ऐसा इसलिए है बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटीफुल वाटर एट ग्रेट डेप्थ, क्योंकि जो है प्लेंटीफुल वाटर जो है अच्छा खासा जो है पानी आपको मिल जाता है ग्रेट डेप्थ में, यानी कि गहराई में।
लेवल लैंड एंड सॉफ्ट सॉइल फॉर द ट्यूबवेल टू बी सेटअप। यहाँ पे एकदम समतल ज़मीन मिल जाती है और मिट्टी भी ज़्यादा हार्ड नहीं है ताकि ट्यूबवेल वगैरह अच्छे से सेटअप किए जा सकें। लार्ज फर्टाइल एरिया इन इट्स सराउंडिंग एरिया टू बी इरिगेटेड, और बड़ा सा आपको काफ़ी मैदान यानी लार्ज एरिया, फर्टाइल एरिया, उपजाऊ एरिया आपको मिल जाता है कि जहां आप पानी दो ट्यूबवेल से तो आपको जो है कि अच्छी उपज मिल जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर चीप इलेक्ट्रिसिटी टू रन द ट्यूबवेल, और यहाँ पे क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी आपको, सस्ती बिजली, जो कि ट्यूबवेल चलाने के लिए ज़रूरी है। गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो अब यहाँ पे ज्योग्राफिकल रीजन बताना है हर एक के लिए। कैनाल्स मेक द सॉइल इनफर्टाइल, अब ये जो नहरें होती हैं वो मिट्टी को अनउपजाऊ बना देती हैं, तो कैसे बनाती हैं। द कैनाल इरिगेशन वेयर द वाटर टेबल इज अ फ्यू फीट बिलो, जहाँ पे पानी कुछ ही फीट नीचे रहता है ग्राउंड में, तो एल्केलाइन सॉल्ट कम टू द सरफेस, तो ऐसे में होता क्या है, जो एल्केलाइन सॉल्ट होते हैं वो सरफेस को आ जाते हैं, मिक्स विद द सॉइल, और मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसको अनप्रोडक्टिव बना देते हैं। ट्यूबवेल इरिगेशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ये आपका सेकेंड वाला है। ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है वो थोड़ी महंगी है, तो इट इज एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ साथ इसका जो सेटअप है वो भी काफ़ी महंगा होता है। थर्ड है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स मेक द सॉइल अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ढेर सारा नमक का जमा हो जाना मिट्टी के अंदर वो उसको अनसुटेबल, अनुपजाऊ बना देता है, कि यानी वो ठीक नहीं रहता फिर खेती के लिए। एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया आर नो लॉन्गर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट। एक्सटेंसिव एरियाज यानी कि जो फैले हुए एरियाज हैं आपके एरिड और सेमी एरिड यानी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में हिंदुस्तान के, वो अब कल्टीवेशन के लिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट जमा हो गया है उन मिट्टियों में। एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ज़्यादा सिंचाई, और पुअर वाटर मैनेजमेंट यानी कि बेकार व्यवस्था पानी के, आर द मेन रीज़न, ये सब जो है कि पानी की बेकार व्यवस्था और ये ढेर सारा इरिगेशन, बहुत ज़्यादा पानी डाल देना, ऑफ वाटर लॉगिंग, ये सब वो जो है वाटर लॉगिंग का कारण है कि पानी इकट्ठा हो जाता है, ग्रेजुअली क्या हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है एक्सेसिव सॉल्ट। होता क्या ना, वाटर टेबल अगर थोड़ा नीचे में रहता है तो जो एल्कलाइन सॉल्ट वगैरह है वो ऊपर सरफेस की तरफ आते हैं और मिल जाते हैं मिट्टी में, तो जिसकी वजह से खराब हो जाता है मिट्टी, है ना, एल्कलाइन हो जाता है, सैलिनिटी मिट्टी के अंदर बढ़ जाती है जो उसको अनप्रोडक्टिव बना देती है। प्रोग्रेसिव बिल्डअप ऑफ सॉइल सैलिनिटी, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे इसका बिल्डअप होना सैलिनिटी का मिट्टी के अंदर, वो उसको क्या कर देता है, अनसुटेबल बना देता है कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज मींट बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो बारिश का पानी है उसको संचित करना, बचाना, इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, जल संग्रहण भी कहा जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक, ये एक तरह का तकनीक है, इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का, बाय कैप्चर करने के और स्टोर करके रेन वाटर को, ठीक है, तो रिचार्ज किया जाता है ग्राउंड वाटर को, कि बारिश का पानी को एकत्रित किया जाता है, टैंक वगैरह बनाए जाते हैं और इसमें जमा होता है और धीरे धीरे ये सीप करके कहाँ जाता है, ग्राउंड को जाता है, तो इससे ग्राउंड वाटर जो है आपका रिचार्ज होता है। 2 मेथड बताने हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, तो एक तो है आपका सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी छतों वगैरह पे जो पानी गिरता है वो, छतों वगैरह पे कह रहा हूँ, सॉरी, सरफेस यानी सतह पे जो पानी गिरता है वो, और दूसरा है रूफ टॉप यानी छतें वगैरह पे जो पानी टपकता है जहाँ, उससे उसकी बात कर रहा है। सरफेस यानी सतह पे, ज़मीन वगैरह हर जगह, और रूफ टॉप ये छतों पे। व्हाट इज वाटरशेड मैनेजमेंट, ये वाटरशेड मैनेजमेंट होता क्या है, तो वाटरशेड मैनेजमेंट एक बड़ा टर्म है, ये रिफर करता है टू द इफिशिएंट मैनेजमेंट, अच्छी तरह से व्यवस्थित करना और कंजर्व करना, है ना, बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। It includes prevention of run of water as well as storage and recharge of ground water.
तो ये क्या करता है, बचाता है कि रन ऑफ वाटर जो है कि बर्बाद ना हो जाए, सरफेस पे पानी वगैरह इधर उधर बह के बर्बाद ना हो, एज वेल एज उसका स्टोरेज करना और रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर को वेरियस मेथड, अलग अलग तकनीक से, जैसे कि पर्कुलेशन पिट्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसमें भी क्या होता है कि चारों तरफ से पानी जो बहता हुआ आता है वो इसमें पर्कुलेशन पिट्स में आके गिरता है और उसके बाद ये नीचे जाके वही वाटर टेबल को रिचार्ज करता है। रिचार्ज वेल्स बनाए जाते हैं, कुएं वगैरह, बोरवेल, डगवेल, ये सब बनाए जाते हैं ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉल्ड हरियाली। तो केंद्र सरकार ने हरियाली प्रोग्राम स्टार्ट करके रखा है, इसमें वाटरशेड डेवलपमेंट है। ये उद्देश्य क्या है इसका कि इट एम्स टू इनेबल द रूरल पीपल टू कंजर्व, ताकि वो संचित कर सके पानी इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, मछली पालन के लिए और एफॉरेस्टेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के सी का सेकंड है कि हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स इन द लॉन्ग रन। ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ इट का मतलब है आपका वाटरशेड मैनेजमेंट, कैसे लंबे समय में किसानों के लिए फायदेमंद है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट is beneficial for farmers as it is aimed at conserving both soil and water। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट, ये जो है इसका एम है संचित करना, दोनों को बचाना, मिट्टी को भी बचाना और पानी को भी बचाना। सिंस बोथ सॉइल एंड वाटर आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, इन दोनों के बिना तो क्रॉप्स को उगाया ही नहीं जा सकता, दोनों इंडिस्पेंसिबल हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट हेल्प्स फार्मर टू मैक्सिमाइज देयर क्रॉप प्रोडक्शन एंड इनकम। तो होता क्या है, तो 10 वाटरशेड मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है फार्मर को कि वो मैक्सिमाइज कर सकें अपना क्रॉप प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप पैदा कर सकें और इनकम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हो सके। नेक्स्ट है 5th का डी वाला कि गिव अ जोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के लिए जोग्राफिकल रीजन देना है। मेनी फार्मर्स इन इंडिया स्टिल यूज वेल्स, अभी भी कुओं का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे किसान। वेल्स कैन बी डग एट वेरी लो कॉस्ट, बहुत सस्ते में जो है कि कुआं खोदा जा सकता है। विच इज़ वेल विद इन द मीन्स ऑफ पुअर फार्मर्स, जो अच्छा खासा जो है ना फार्मर्स जो है कि उनकी हद में आता है। ऑक्सन विच आर केप्ट फॉर प्लफिंग द लैंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द फार्मर्स। अब यहाँ पे जो वो सांड वगैरह रखे जाते हैं ना खेत वेत जोतने के लिए, तो उन्हीं से जो है कि उन्हीं का इस्तेमाल किया जा सकता है पानी को ड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए कुओं से, और बिना किसी जो है अतिरिक्त लागत के कोई और पैसा वैसा नहीं लगाना। सेकेंड है कि देयर इज़ वेरी लिटिल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर जो है कि बहुत कम रिचार्ज हो पाता है। रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर डिपेंड अपॉन द रेन इन द पर्टिकुलर एरिया। अब देखो ये जो ग्राउंड वाटर है ना वो रिचार्ज कम क्यों हो पाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, बारिश के ऊपर, कि बारिश उस एरिया में कितनी हो रही है। सिंस देयर इज अनसर्टेनिटी, बिल्कुल अनिश्चितता है, कहीं निश्चित तो है नहीं कि हाँ वो बारिश होगी, कितने अमाउंट में होगी। एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, बारिश देख ही रहे हो कि कहीं ज़्यादा हो जाती है कहीं कम हो जाती है, तो इसीलिए देयर इज लिटिल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट इसके आगे कि द ट्रेडिशनल वेल्स ड्राई अप, जो पारंपरिक कुएं होते हैं पुराने वो जो हैं सूख जाते हैं। तो जो ट्रेडिशनल वेल्स ड्राई अप ड्यू टू द ओवर विड्रॉल ऑफ द ग्राउंड वाटर, होता क्या है कोई कुओं से जो है कि बिल्कुल पानी निकाला जाता है और मतलब बड़े पैमाने पे निकाल लिया जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि इनका जो लेवल है वो नीचे नीचे क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सूख जाते हैं। एंड लोअरिंग द वाटर टेबल, और वाटर टेबल भी नीचे को चला जाता है, तो वाटर टेबल के शिफ्ट होने की वजह से भी ये जो है आपका सूख जाता है कुआं वगैरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन, हाउ इज इट यूजफुल। तो ये ड्रिप इरिगेशन कैसे क्या होता है और कैसे ये जो है यूजफुल है, उपयोगी है। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड इफिशियंट मेथड ऑफ इरिगेशन, ये सबसे ज़्यादा आधुनिक है और काफ़ी इफेक्टिव मेथड है सिंचाई का। यूजुअली यूज टू इरिगेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो फल और सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ परफोरेटेड पाइप्स दैट आर प्लेस्ड बिटवीन द रोज ऑफ क्रॉप्स और buried along their root lines and give water directly onto the crops।
तो होता क्या है, इसके अंदर पाइप्स लगी होती हैं और ये पाइप में जो है छेद होता है और ये मिट्टी के ऊपर ऐसे पाइप्स लगी होती हैं, मिट्टी के साथ भी लगी होती हैं और इन छेद में से ना पानी टपकता है और जहाँ ये पानी टपकता है ना वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह अपने लगा देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनको रेगुलर सप्लाई मिलता है पानी का। देखो बहुत ज़्यादा पानी भी नुकसान है पेड़ के लिए, बहुत कम पानी भी। और ऐसे में क्या होता है कि जैसे नॉर्मली ट्रेडिशनल वे मेथड का यूज़ किया जाता है तो पूरा भर दिया जाता है खेत को, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वाटर का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वाली तकनीक में क्या होता है, बिल्कुल जड़ों को डायरेक्ट पानी मिलता है और वो भी बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, धीरे धीरे, स्लोली, इस ड्रिप बाई ड्रिप, बूंद बूंद। तो इसीलिए ये जो है कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी होता है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए काफ़ी अच्छा ये सटीक तरीका होता है और इससे वाटर लॉस भी बचता है। एज अ रिजल्ट इवेपोरेशन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड एंड इरिगेशन वाटर इज कंजर्व्ड। तो सिंचाई का जो पानी है वो काफ़ी मात्रा में बच भी गया और ये जो इवेपोरेशन से बर्बाद होता है पानी तो वो भी काफ़ी कम हो जाता है। अब ड्रिप इरिगेशन अलाउज द ग्रोअर टू कस्टमाइज एन इरिगेशन प्रोग्राम मोस्ट बेनिफिशियल टू ईच क्रॉप। अब ये ड्रिप इरिगेशन क्या करता है, जो पेड़ पौधे लगाने वाले हैं, फल सब्जियां, कि वो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब तरीके से बदल सकते हैं जैसे चाहे वैसे, है ना, ताकि हर एक क्रॉप की, जिस तरह का क्रॉप है उस तरीके से उसको बेनिफिट पहुंचा सकें पानी से। नेक्स्ट है बी वाला कि एक्सप्लेन ब्रीफली द नीड टू कंजर्व वाटर। ये जो पानी है इसको कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ऑफन रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे अनफेयरली अंडरग्राउंड वाटर को तो होगा क्या, वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाएगा। वाटर टेबल का नीचे चला जाना मतलब कि हैंडपंप वगैरह में फिर पानी नहीं आएगा। क्या सुनते हो ना कि गर्मी में पानी छोड़ दिया, तो वही वाला फिर हाल होने लगेगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ वेजिटेशन कॉजेज ड्रॉट एंड रिडक्शन ऑफ रेनफॉल। तो होता क्या है कि वनस्पतियां जो है गायब होती हैं, फिर उसके बाद जो है कि सूखा पड़ता है और बारिश में कमी आती है। ठीक है। इरिगेशन यूटिलाइजेज मोर देन 90% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर। अब जो सिंचाई होती है ना, जो टोटल फ्रेश वाटर हम लोगों को मिला है उसका 90% इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए। द वाटर डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल यूज विल इंक्रीज मोर देन 2 times ऑफ वाटर डिमांड फॉर डोमेस्टिक यूज बाई 2025। आने वाला है 2 साल के अंदर, 24-25, अब तो 1.5 साल बचे हुए हैं, 1.5 साल से भी कम मौका है। तो 2025 तक जो डिमांड है ना इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पानी की, वो बढ़ जाएगी, डोमेस्टिक यूज़ से दोगुना बढ़ जाएगी। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम रिजल्टिंग वाटर स्कैरसिटी। अब ये जो आबादी बढ़ती चली जा रही है तो उसकी वजह से होगा क्या, ज़्यादा डिमांड होगा पानी का तो फिर पानी की कमी होगी। आउट वाटर रिसोर्सेज लाइक अंडरग्राउंड वाटर, रिवर, लेक एटसेट्रा आर पॉल्यूटेड एंड देयर वाटर कैन हार्डली बी यूज्ड विदाउट एडिक्वेट ट्रीटमेंट। अब ये जो रिसोर्सेज है पानी के, अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे नदी हो, चाहे लेक वगैरह हो, अब तो देख ही रहे हो हर जगह पे आरओ लग गया है। मतलब ये हैं भी मौजूद हैं तो बहुत मुश्किल से जो है कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किया भी जाएगा। तो जब तक अच्छा ट्रीटमेंट ना किया जाए, उन गंदे पानी का ट्रीटमेंट ना किया जाए, तब तक तो कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है ना, यूज़ के लायक हो ही नहीं पाएगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पार्ट है कि व्हाट इज मेंट बाय फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन क्या होता है भाई, व्हाट इज इट्स एडवांटेज, और क्या इसका फ़ायदा है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लड इरिगेशन इन विच वाटर poured ऑन द फील्ड इज डायरेक्टेड टू फ्लो थ्रू नैरो चैनल डग बिटवीन द रोज ऑफ क्रॉप्स। देख रहे हो कि ये किस तरह का है, ये फरो इरिगेशन है कि ये क्रॉप्स के जो हरे हरे रोज दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में जो है कि आपने जो है डग कर दिया है चैनल, और ये चैनल बना के क्या कर रहे हो, आप पानी इसके अंदर फिल कर दे रहे हो। इंस्टीड ऑफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर थ्रू आउट द होल फील्ड, पूरे खेत में पानी भरने के बजाय आप क्या कर रहे हो, ये चैनल्स बना के इससे पानी दे दे रहे हो। द फरोज मस्ट हैव इक्वल डायमेंशन, फरोज का डायमेंशन जो है बराबर होना चाहिए इन ऑर्डर टू गारंटी दैट वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। अगर ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ गड्ढा वड्ढा होगा तो सोचो कहाँ से जो है कि हर जगह पे बराबर मात्रा में पानी जा पाएगा। तो फरो कहीं ज़्यादा जाएगा कहीं कम जाएगा। तो फरो इरिगेशन इज़ यूजफुल वेयर वाटर इज़ इजीली अवेलेबल। तो इस तरह का सिंचाई की व्यवस्था कहाँ अच्छी है, जहाँ पे पानी आसानी से अवेलेबल हो, ये इसका एडवांटेज हो गया। डी वाला है कि गिव अ जोग्राफिकल रीज़न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबके लिए आपको एक जोग्राफिकल रीज़न देना है।
मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन आर गेनिंग पॉपुलैरिटी। जो आधुनिक तरीके हैं इरिगेशन के, सिंचाई के, उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न मीन्स इरिगेशन के वो बेस्ड हैं फॉर कंजर्विंग वाटर एज देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एंड हैव हायर एप्लीकेशन इफिशियंसी टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। एक तो जो है कि कंजर्व होता है पानी, इनकी वजह से पानी बर्बाद नहीं होता है और इफ़िशिएंटली पानी जो है कि जगह पे पहुंच जाता है। मॉडर्न मीन्स आर फार ईजियर टू मैनेज दैन द सरफेस इरिगेशन सिस्टम। और ये जो आधुनिक तरीके हैं ना, इनको मैनेज करना बहुत आसान होता है। जैसे ड्रिप इरिगेशन है, ये वो भी मैनेज करना काफ़ी आसान होता है, एक बार लग गया तो वो काफ़ी वक्त तक चलता है। नेक्स्ट है आपका कि स्प्रिंकलर इरिगेशन हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। स्प्रिंकलर इरिगेशन कैसे मदद करता है वाटर कंजर्व करने? देखो, स्प्रिंकलर इरिगेशन इस तरह से मदद करता है क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं होता है वाटर का सीपेज के थ्रू या इवेपोरेशन के थ्रू। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि इस मेथड में देखो पाइप फिटर होता है नोजल के साथ टॉप में, और वाटर को स्प्रे किया जाता है डायरेक्टली किसके ऊपर, जिस प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है ना उसके ऊपर डायरेक्टली स्प्रे कर दिया जाता है पानी को। तो इससे लॉस ऑफ वाटर भी बचता है और साथ ही साथ इवेपोरेशन में भी जो लॉस होता है पानी का वो भी बच जाता है। इसके बाद है आपका स्प्रे इरिगेशन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अब ये स्प्रे इरिगेशन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स मशीनरी काम करती है। ठीक है, बहुत जटिल मशीनरी है, बट यूटिलाइजेज वाटर मोर इफिशिएंटली। लेकिन पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से होता है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू इरिगेट अ फील्ड। एक फील्ड को इरिगेट करने के लिए जो पानी चाहिए उसका अमाउंट ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इस तरह का होता है आपका स्प्रे इरिगेशन, और ये महंगा होता है लगाने में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस exercise. Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.